नमस्ते। अच्छा, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, ये एक ऐसा शब्द है जो हम लोग रोज सुनते हैं, है ना? खबरों में, आपस की बातचीत में। पर सवाल ये है कि क्या हम सच में समझते हैं कि ये काम कैसे करती है? तो चलिए आज इसके कुछ बिल्कुल बेसिक, फंडामेंटल पहलुओं को समझते हैं। ये हमारी दुनिया की समझ तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रखना है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की बिल्कुल कोर डेफिनेशन को पकड़ते हैं। इसे अक्सर कमी और चुनाव का विज्ञान कहते हैं, और इसके पीछे एक बहुत सीधी सी वजह है। देखिए, अर्थशास्त्र की जो सबसे बुनियादी बात है ना, वो है कमी और चुनाव का विज्ञान। मतलब हमारे पास जो संसाधन है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या जमीन, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी ख्वाहिशें, वो तो अनलिमिटेड है। तो इन्हीं कम साधनों से अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें कैसे पूरी की जाए, बस इसी मैनेजमेंट की स्टडी का नाम है अर्थशास्त्र। ये हमें बताता है कि कोई भी चीज बनती कैसे है, लोगों तक पहुंचती कैसे है और फिर उसका इस्तेमाल कैसे होता है। अच्छा, इस फील्ड को समझने में कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन से इसकी नींव रखी। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। फिर काफी साल बाद 1933 में रैगनर फ्रिश ने इसे बेहतर समझने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। और अगर हम भारत की बात करें तो एम विश्वेश्वरैया जी को देश की आर्थिक प्लानिंग की नींव रखने का क्रेडिट दिया जाता है। तो अब जब हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई है, तो चलिए अर्थव्यवस्था को देखने के दो अलग अलग नजरियों को समझते हैं। कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग लेंस हैं, माइक्रो और मैक्रो। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। माइक्रो का मतलब है जूम इन करके देखना। इसमें हम एक अकेले कस्टमर को, एक कंपनी को या किसी एक चीज की कीमत जैसी छोटी छोटी यूनिट्स को स्टडी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैक्रो का मतलब है जूम आउट करके पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखना, जैसे पूरे देश की इनकम, बेरोजगारी या महंगाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलर बनाने का श्रेय जेएम कीन्स को जाता है। चलिए अब समझते हैं कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स कौन से होते हैं। असल में ये इस बात का बंटवारा है कि लोग किस किस तरह के काम करते हैं। शुरुआत होती है प्राइमरी सेक्टर से, जो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा है, जैसे खेतीबाड़ी या खान से कुछ निकालना। जब इन कच्ची चीजों को फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो वो कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद आता है टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, जो हमें बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं देता है। और हाँ, आज की नॉलेज वाली दुनिया में चौथा और पांचवा सेक्टर भी बहुत जरूरी हो गया है, जहां रिसर्च और बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब अगर भारत के हिसाब से देखें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देश की जो टोटल जीडीपी है, उसमें आधे से ज्यादा यानी लगभग 54% हिस्सा अकेले सर्विस सेक्टर का है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और ये सच में चौंकाने वाला है। जीडीपी में सिर्फ 16% का हिस्सा देने वाला ये प्राइमरी सेक्टर, खेतीबाड़ी वाला सेक्टर, आज भी हमारे देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार देता है। सोचिए, लगभग 50%। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ जीडीपी के आंकड़े देखकर पूरी कहानी समझ नहीं आती। असल में रोजगार के मामले में तो यही सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, काम करने की शर्तों के हिसाब से भी इकोनॉमी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां नौकरी के घंटे तय होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन जैसे फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई तय वेतन। और हैरानी की बात यह है कि भारत की लगभग 90% वर्कफोर्स इसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। अब अगर मालिकाना हक के हिसाब से देखें तो 4 मॉडल हैं। पहला पब्लिक, जहां मालिक सरकार होती है, जैसे इंडियन रेलवेज। दूसरा प्राइवेट, जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है, जैसे रिलायंस। तीसरा जॉइंट, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो। और चौथा है कॉपरेटिव, जिसके सदस्य ही उसके मालिक होते हैं, जैसे कि अमूल। चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और समझते हैं कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलती हैं। सबसे पहले है कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ ज्यादातर चीजों पर प्राइवेट लोगों का हक होता है और सारे फैसले डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बाजार तय करता है।
सरकार का दखल बहुत कम होता है और मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना। इसके बिल्कुल उलट है सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, फैसले सेंट्रल प्लानिंग से लिए जाते हैं और मकसद होता है समाज का भला करना। और फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें इन दोनों का मिक्सचर होता है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं। भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है और सच कहूं तो आज दुनिया के ज्यादातर देश इसी मॉडल को अपनाते हैं। व्यापार के हिसाब से भी दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ओपन इकोनॉमी जो दूसरे देशों के साथ खूब सारा लेन देन यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, और दूसरी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी जिसका बाहरी दुनिया से कोई खास आर्थिक लेना देना नहीं होता। 1991 के रिफॉर्म से पहले भारत की इकोनॉमी भी काफी हद तक क्लोज्ड ही मानी जाती थी। और अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। ये वो 4 चीजें हैं जिनके बिना कोई भी अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। इन्हें हम इकोनॉमी के इंजन का फ्यूल भी कह सकते हैं। कोई भी चीज बनाने या कोई भी सर्विस देने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। पहली, लैंड यानी सारे कुदरती संसाधन। दूसरी, लेबर यानी इंसान की मेहनत। तीसरी, कैपिटल यानी मशीनें, औजार और पैसा। और चौथी और सबसे जरूरी, एंटरप्राइज यानी वो इंसान जो इन तीनों को मिलाकर रिस्क लेता है और प्रोडक्शन करता है। इन चारों के बिना कुछ भी बनाना नामुमकिन है। तो ये थी अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ बहुत ही बुनियादी बातें। उम्मीद है इस जानकारी से इस विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अब जाते जाते एक सवाल जिसका जवाब आज की चर्चा में ही छिपा है। कृषि यानी खेतीबाड़ी अर्थव्यवस्था के किस मुख्य क्षेत्र का हिस्सा है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।